चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इसके अंदर जो हम आज करेंगे वो है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। साथ में क्या है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर देखा जाए तो जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी क्या है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कई बार लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं इसमें हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड होती क्या है? तो मांग का नियम क्या है कि पहले हम डिमांड के बारे में समझते हैं। तो डिमांड क्या होती है हमारी? डिमांड क्या है कि डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू ए कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे ए प्राइस फॉर ए स्पेसिफिक गुड एंड सर्विस। तो क्या है कि जो कोई कंज्यूमर होता है, मांग क्या होती है कि मांग एक इकोनॉमिक का क्या है कि सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, जिसमें क्या होता है कि कंज्यूमर की इच्छा के बारे में बताया जाता है और कब वो इच्छा अपनी पूरी कर सकता है, कब वो मांग बन जाती है इच्छा, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या है कि उसको ख़रीदता है और उसको ख़रीदने के लिए क्या है कि पे करने के लिए तैयार रहता है, किसी कीमत के अंदर उसकी क्या है कि वस्तु का पे करने के लिए तैयार रहता है स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज के लिए। उसके बाद क्या है कि होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स क्या है कि इसके अंदर कांस्टेंट रहते हैं। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड एंड वाइस वर्सा। तो ये नीचे क्या है कि ऊपर हमने देखा कि ये डिमांड है और डिमांड के साथ क्या है कि जब वो लॉ ऑफ डिमांड कब बन जाता है, मांग का नियम कब बन जाता है, जब बाकी सभी फैक्टर्स जो होते हैं जैसे अदर फैक्टर्स का प्राइस, मनी इनकम या फिर जो और भी वेदर, टेस्ट, इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं वो जब कांस्टेंट रहते हैं। उन कांस्टेंट रहने के साथ साथ क्या है कि जब किसी वस्तु के उसके अपने प्राइस के अंदर क्या है कि इंक्रीज होता है तो या फिर सर्विस के अंदर भी, तो क्या है कि उस वस्तु की क्या है मांग कम हो जाती है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है कि इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि किसी वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब देखते हैं कि फैक्टर्स जो डिमांड को क्या है कि अफेक्ट करते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर गुड्स। तो किसी वस्तु की मांग के लिए क्या है कि कौन से निर्धारक तत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किस तरीके का टेस्ट रखता है, उसका स्वाद किस तरीके का है, तो और किन चीज़ों को वो प्रेफर करता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि मांग को निर्धारित करते हैं। तो एक फैक्टर हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद बात आती है इनकम ऑफ द पीपल या इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो किस तरीके से क्या है कि डिमांड को प्रभावित करती है, वो भी एक फैक्टर हो सकती है। उसके बाद है चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। जो अदर गुड्स की प्राइस होती है वो भी क्या है कि कंज्यूमर की डिमांड को, अब हमने ऊपर एक फैक्टर तो देख ही लिया है कि जो उस वस्तु का अपना प्राइस होता है वो तो उसको क्या है कि अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो बाकी प्राइसेज बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या है कि उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो दूसरी वस्तु की कीमत होती है वो भी क्या है कि उपभोक्ता के मांग को प्रभावित करती है। उसके बाद द नंबर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। तो किसी मार्केट के अंदर कितने कंज्यूमर्स हैं वो भी क्या है उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद चेंज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंज्यूम की उपभोग की जो क्या होती है प्रवृत्ति होती है, उपभोग किस तरीके से उपभोक्ता करता है, उसके अंदर किस तरीके से परिवर्तन करता है, वो भी क्या है कि डिमांड को प्रभावित करता है, लॉ ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है। डिमांड का ये क्या है कि डिटर्मिनेंट माना जा सकता है। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड टू फ्यूचर प्राइसेज। तो भविष्य में अगर क्या है कि कीमत बढ़ रही है या कीमतें कम हो रही है तो वो भी क्या है कि कंज्यूमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस रहती है वो भी फ्यूचर की कीमतों को लेके, तो वो भी मांग को प्रभावित करती हैं। उसके बाद इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो ये भी एक फैक्टर क्या है कि मांग को निर्धारण में सहायक रहता है, निर्धारित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें
डिमांड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डिमांड इक्वेशन क्या होती है कि क्वांटिटी जो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या है कि इज इक्वल टू फंक्शन हम मानते हैं प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हमने पीछे भी देखे ही हैं। तो उस जो वस्तु की डिमांड हम कर रहे हैं उस वस्तु का अपना प्राइस, साथ में प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स या रिलेटिव गुड्स जो होती हैं उनके प्राइस, बायर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसको अफेक्ट करता है, फंक्शन के अंदर आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये। साथ में बायर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड्स फ्यूचर प्राइसेज, उसके बाद चेंज इन बायर्स रियल इनकम ऑफ वेल्थ, बायर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर फ्यूचर इनकम एंड वेल्थ, द नंबर ऑफ बायर्स, कितने क्या है कि उपभोक्ता हैं किसी मार्केट के अंदर, और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड क्लाइमेट चेंज एंड साथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करेंगे, और साथ में जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करेगी। तो क्वांटिटी डिमांड को हम किस तरीके से, ये हमारा क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ लेते हैं हम, बाकी जो सारे फैक्टर्स आएंगे जैसे प्राइस ऑफ उसी वस्तु का प्राइस, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, साथ में जो अदर गुड्स का जो है प्राइस। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मनी इनकम, ये सारी चीज़ें क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करेंगी। पहले इनके अंदर चेंज होगा और इनमें चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आएगा। तो डिमांड इक्वेशन हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होगा कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाती है कि सभी फैक्टर्स जो हैं, ये बाकी जो फैक्टर्स है जैसे मनी इनकम है या फिर अदर जो है गुड्स की प्राइस है, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी मनी इनकम है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कांस्टेंट रहने पर ये कांस्टेंट मान ली जाती हैं मान्यताओं के अनुसार, अजम्पशंस के अनुसार। तो कंज्यूमर की वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण देन द प्राइस एंड द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब उस वस्तु की अपनी कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्या है कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। मतलब क्या है कि कीमत अगर बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज देन द डिमांड शुड इंक्रीज अकॉर्डिंगली। उसके अनुसार क्या है कि अगर किसी वस्तु का, इसी प्रकार अगर हम देखें तो किसी वस्तु का प्राइस क्या है कि अगर डिक्रीज होता है तो उसकी मांग क्या है कि मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के लिए एजम्पशंस कौन सी हो सकती हैं? सो मेन एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आर एज फॉलोज: price of the related goods do not change, income of the consumer do not change, tastes and preference of the consumer remain constant, no expectations of the consumer to any change in price of the commodity in the near future। तो ये जो फैक्टर्स हैं कि ये एजम्पशंस क्या है कि इसमें मान ली जाती है, मान्यताएं मान ली जाती है, वो कौन सी हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो चेंज नहीं होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कंज्यूमर की जो आय दी गई है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहता है। साथ में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर जो रहते हैं, तो उसके जो प्रेफरेंसेस है और साथ में जो उसके स्वाद है, तो उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं माना जाता है कंज्यूमर का, उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। और नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर ऑफ एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर इन द नियर फ्यूचर। तो भविष्य में होने वाली जो कीमत परिवर्तन है कम या ज़्यादा होगी, तो उसको भी हम क्या मान लेते हैं? एजम्पशंस के अंदर, मान्यताओं के अंदर कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ एजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड की क्या है कि एजम्पशंस होंगी। उसके बाद बात करें हम ग्राफिकल या फिर टेबल के अकॉर्डिंग किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड को दिखा सकते हैं। तो डिमांड शेड्यूल हमने ऊपर लिया हुआ है। इस डिमांड शेड्यूल के अंदर एक साइड में हमने ले लिया है प्राइस पर यूनिट और दूसरी साइड में हमने क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स ले लिया है। तो अगर प्राइस क्या है कि 10 रहती है तो डिमांड होती है 50। अगर प्राइस कम होकर 8 हो जाती है तो मांग इंक्रीज हो जाती है, मांग बढ़कर 60 हो जाती है, 60 हो जाती है। प्राइस कम होकर अगर 6 रुपये हो जाती है तो मांग बढ़कर 70 हो जाती है। उसके बाद प्राइस अगर 4 रुपये हो जाती है तो मांग 80 हो जाती है, 80 के बराबर इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद प्राइस अगर 2 रहती है तो मांग बढ़कर 90 हो जाती है, 90 के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ डिमांड को समझ सकते हैं कि कीमत जैसे जैसे कम हो रही है
मांगी गई मात्रा के अंदर वृद्धि हो रही है। और इसका उल्टा भी अगर कीमतें यहाँ से हम देखें कि इधर की तरफ वो बढ़ रही है तो मांगी गई मात्रा के अंदर क्या है कि कमी हो रही है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि हमारा देखा हमने। उसके बाद इसको ग्राफिकल अगर हम दिखाना चाहें तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस को और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को शो करेंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ हमने जैसे लिया है कि क्वांटिटी डिमांडेड 50, 60, 70, 80 एंड 90, इस तरीके से हम देखते हैं। तो हमने इसको यूनिट्स को यहाँ से डिवाइड कर दिया है और ऊपर हमने लिया है प्राइसेस को वाई एक्सिस पे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ये इस तरीके से हमने प्राइस ले लिया है। तो प्राइस अगर 10 रहती है तो हमारी जो डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी, वो कितनी होगी, 50 के बराबर होगी। उसके बाद प्राइस अगर 8 रहती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 60 के बराबर होगी। प्राइस जो है अगर 6 रहती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 70 के बराबर होगी। इसी तरीके से प्राइस 4 रहती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 80 के बराबर होगी। और प्राइस अगर घटकर 2 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। उन पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं इस तरीके से तो हमारे पास जो आता है वो आता है डिमांड कर्व, जिसको हम डी के रूप में डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इस तरीके से वाई एक्सिस पे प्राइसेस को लेके और क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स को एक्स एक्सिस पे लेके इस तरीके से ग्राफिकल उसको शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि वाई डज लॉ ऑफ डिमांड स्लोप डाउनवर्ड। तो मांग का लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप रहता है वो डाउनवर्ड क्यों रहता है मांग के नियम के अकॉर्डिंग। तो स्लोप जो है जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों रहता है। तो वो क्या है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। सिमिलरली क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए commodity decreases its demand increases. The law of demand assumes that the other factors affecting the demand of a commodity remain the same. तो अदर फैक्टर्स को क्या है कि कांस्टेंट मानते हुए जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसी तरीके से कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि दस द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमने भी देखा है कि इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग के तरीके से बनेगा। तो इसका कारण रहता है कि कीमत कम होने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग कम होती है। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें टाइप्स ऑफ डिमांड की बात आती है। टाइप्स ऑफ डिमांड कौन सी हो सकती हैं। तो डिमांड के भी कई प्रकार होते हैं, मांग के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है जॉइंट डिमांड। उसके बाद जॉइंट डिमांड के बाद कंपोजिट डिमांड सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो होता है वो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। उसके बाद प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, कम्पिटिटिव डिमांड एंड डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड। तो ये कुछ प्रकार हैं डिमांड के। डिमांड के क्या है कि इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये इनकी डिटेल क्या है कि हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक था ये था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ये टाइप्स ऑफ डिमांड को हम डिटेल से अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।